हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर देखा कि कैसे किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बनता है, कैसे किसी बंदे का ग्रुप इंडिविजुअल का ग्रुप बी बनता है और कैसे किस बंदे का ग्रुप ए बी बन जाता है और कैसे ओ बन जाता है। हमने वहां मित्रों एंटीजन्स की बात की, एच एंटीजन की बात की कि जो ब्लड ग्रुप ओ वाले होंगे उनके अंदर एच एंटीजन होता है, ठीक है। और फिर हमने ये भी बात की कैसे एच एंटीजन कन्वर्ट होता है ए एंटीजन में और कैसे एच एंटीजन कन्वर्ट होता है बी एंटीजन में। सीधी सी बात थी भाई, एच एंटीजन है, एच एंटीजन पर क्या था एच एंटीजन? एच एंटीजन ये था मित्रों गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकासोमाइन NH, और इस पर फ्यूकोज शुगर और थी, फ्यूकोज लगा दीजिए इस पर फ्यूकोज। तो ये था मित्रों एच एंटीजन, एच एंटीजन। अब इस एच एंटीजन पर, एच एंटीजन पर जो काम करेगा वो जीन कौन सा था? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, आई जीन। अब आई जीन की दो कॉपियां हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, दो अलील्स हैं आई जीन के। दो अलील मैंने बताए थे, अलील कैसे बनते हैं? बाई म्यूटेशन, बाई एक्ट ऑफ म्यूटेशन। तो आई जीन क्या करेगा? आई जीन से, आई जीन की दो कॉपी होंगी, आई जीन जिसको डिनोट आई से करते हैं, कैपिटल आई से। आई जीन की दो कॉपी होंगी मित्रों, एक था आई ए और एक था आई बी, ये कॉपी थी। आई ए क्या कर रहा है? अगर एच एंटीजन पर नाग शुगर का एन एसिटाइल गैलेक्टासोमाइन, एन एसिटाइल गैलेक्टासोमाइन का ट्रांसफर करता है अगर आई ये, तो ये बन जाएगा ए एंटीजन, और ये करता है इस पर। तो ये क्या करता है? जो ये है एन एच, फ्यूकोज तो लगा ही हुआ था क्योंकि फ्यूकोज तो एच एंटीजन में है ही, तो ये नाग शुगर का ट्रांसफर कर देता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन का ट्रांसफर करता है आई ए जीन या आई ए अलील, और ये बन जाता है मित्रों ए एंटीजन, ए एंटीजन। और ए एंटीजन अगर किसी की आरबीसी पर प्रेजेंट है तो मित्रों ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप, सीधी सी बात है। तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, ए ब्लड ग्रुप। आई बी क्या कर रहा था? आई बी कर रहा था गैलेक्टोज का ट्रांसफर, गैलेक्टोज का ट्रांसफर करता है आई बी। अगर गैलेक्टोज ट्रांसफर होता है तो मित्रों अब ये एच एंटीजन क्या बन गया? ये एंटीजन बन गया बी एंटीजन। इसको लिख सकते हैं हम बी एंटीजन। अब ये बन गया बी एंटीजन, और अगर किसी की आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो मित्रों ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। और मान लीजिए आई जीन जो है वो बंदे में रिसेसिव फॉर्म में है। भाई तीन अलील बताए थे ना मित्रों मैंने, एक तो आई ए बताया था, ये तो बराबर डोमिनेंस शो करते हैं, आई ए और आई बी कोडोमिनेंस को शो करते हैं। बराबर का मतलब कोडोमिनेंस, दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। जो रिसेसिव आई है ये है वो अलील जो अपना फंक्शन नहीं कर रहा, रिसेसिव म्यूटेटेड जो है, ठीक है। तो मित्रों अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर रिसेसिव आई प्रेजेंट है, रिसेसिव आई का मतलब है म्यूटेटेड कॉपी है, तो क्या होगा? ना एंटीजन ए बन पाएगा ना एंटीजन बी बन पाएगा, और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाना है? ओ ही रह जाना है। मतलब उसके अंदर केवल कौन सा एंटीजन होगा? एच एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप वाले में एच एंटीजन होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी होंगी? मतलब उसकी जो बॉडी है वो कौन सा एंटीबॉडी बनाएगी? वो ए भी बनाएगी, बी भी बनाएगी। हमने कल मतलब उसमें लास्ट वीडियो में हमने मित्रों ये डिस्कस किया था ये सारी चीजें कि फुट जीन म्यूटेट होता है तो क्या होगा, ठीक है ना, और ये म्यूटेट होते हैं तो क्या होगा, किस बंदे का ब्लड ग्रुप कब ए होगा, कब बी होगा, कब ए बी होगा, कब ओ होगा, और जब जो ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी बॉडी कौन सा एंटीजन बनाएगी। हमने ये सारी बातें मित्रों
जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब हम किस बंदे के ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव बोलें, कैसे हम पॉजिटिव बोलें, कैसे हम नेगेटिव बोलें, आज हम इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। और जो मित्रों पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना किसी भी ब्लड ग्रुप का जो होता है वो एक एंटीजन पर डिपेंड करता है। वो करता है कौन से एंटीजन पर? RH एंटीजन पर डिपेंड करता है। तो मैं लिख देता हूं RH फैक्टर और एंटीजन। अब हम पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुपिंग। RH ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग मित्रों RH हमने इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले ये रैसेस मंकी की आरबीसीज पर एंटीजन डिस्कवर्ड किया गया था। जो रैसेस मंकी होता है उसकी आरबीसी पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर देखा था रैसेस मंकीज की आरबीसी पर देखा RH एंटीजन को, तो तब से इसका नाम RH बोल दिया, RH एंटीजन। और मित्रों ऐसा नहीं है कि केवल हमारी आरबीसी के ऊपर केवल ए बी या O एंटीजन, H एंटीजन वाला ही मैटर चेक करना होता है डॉक्टर्स को जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना हो या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो आरबीसी के अंदर जीनोम है, उसमें मित्रों काफ़ी सारे जीन्स हैं जो एंटीजन्स बनाते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर लगाने के लिए। ये तो एक एग्जाम्पल था ABO, बहुत सारे हैं, जैसे RH हो गया, एक हम पढ़ेंगे MN टाइप, एक MN टाइप भी पढ़ेंगे हम, MN टाइप, ठीक है ना। तो मित्रों हम देखेंगे काफ़ी, एक कैपिटल S स्मॉल s, काफ़ी सारे आरबीसी जो होती है काफ़ी सारे एंटीजन्स बनाती है अपनी मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन लगाने के लिए, और उनको चेक करना होता है डॉक्टर्स को। बट उन सब में सबसे ज़्यादा जो मेन है वो ये है ABO है, RH ब्लड ग्रुपिंग है, और MN जो है वो ब्लड ग्रुपिंग है, MN ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। तो मित्रों RH एंटीजन जो है ना, याद रखना, जो RH एंटीजन है जो हमारी आरबीसी तैयार करती है वो कोई एक आध एंटीजन नहीं है, इसमें काफ़ी सारे एंटीजन्स हैं, काफ़ी सारे एंटीजन हैं, करीबन 61 तक डिस्कवर्ड हैं अभी तक RH एंटीजन। लेकिन उनमें से 5 ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो 5 कौन कौन से हैं ये देखिए मित्रों, वो 5 हैं मित्रों। एक तो है कैपिटल D से डिनोट करते हैं एक एंटीजन को हम, एक एंटीजन को करते हैं कैपिटल C से डिनोट, एक एंटीजन को करते हैं स्मॉल c से डिनोट, एक को करते हैं कैपिटल E से डिनोट, और एक एंटीजन को करते हैं हम स्मॉल e से डिनोट। ये 5 एंटीजन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी होने को तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन 5 हैं। इन 5 में से भी किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, किसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है D एंटीजन पर। और मित्रों एक बात और याद रखना, यहाँ D कैपिटल D ही है, वो स्मॉल वाला D नहीं है, ठीक है ना। तो जो D वाला एंटीजन अगर किसी की आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, अगर D एंटीजन, जो D एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो मित्रों उसका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। और अगर RH ये D एंटीजन एब्सेंट है, D एंटीजन एब्सेंट है तो बोलेंगे नेगेटिव। तो मतलब यहाँ D क्या दिखा रहा है? RH को, ठीक है ना, RH एंटीजन को। यहाँ D दिखा रहा है RH एंटीजन को। हम D चेक करें, हमने बोला D चेक किया या हमने बोला RH एंटीजन को चेक किया, वो एक ही बात है, क्योंकि हम RH एंटीजन के लिए केवल D को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। D के बेस पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं। RH एंटीजन में सारे एंटीजन्स को छोड़कर केवल D एंटीजन के बेस पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि RH का D एंटीजन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और RH का अगर RH एंटीजन्स का D एंटीजन एब्सेंट है तो हम बोलेंगे नेगेटिव। बात समझ में आई? ब्लड ग्रुप मित्रों कुछ भी हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। ब्लड ग्रुप कुछ भी होने से मतलब क्या है, समझिए,
मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और RH एंटीजन उस पर प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए RH एंटीजन कौन से एंटीजन को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं RH के को, D एंटीजन। अगर D एंटीजन उस पर प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे AB नेगेटिव है उसका ब्लड ग्रुप। अगर प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे AB पॉजिटिव है। इसी तरह से हम बोलते हैं A नेगेटिव, A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। एक चीज और याद रखना, जो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, AB नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ना मित्रों, ये रेयर ब्लड ग्रुप होता है, रेयर ब्लड ग्रुप है ये रेयर ब्लड ग्रुप में आता है। एक मैंने रेयर और बताया था आपको, वो कौन सा था? एक था मित्रों बॉम्बे टाइप, बॉम्बे टाइप। जो बॉम्बे टाइप था वो भी कैसा था? वो भी रेयर था, रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो बॉम्बे टाइप भी रेयर है और AB नेगेटिव भी रेयर है। एक रेयर ब्लड ग्रुप और होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। ये और देखिए गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है, गोल्डन ब्लड ग्रुप, गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्योंकि गोल्डन ब्लड ग्रुप जो रेयर है, इसका लेना RH एंटीजन से ही है। समझिए, हमने बात की कि जी RH एंटीजन का हम D वाला एंटीजन देखते हैं। अगर हमें RH एंटीजन जो D है अगर वो मिला तो हमने पॉजिटिव बोला और हमें नहीं मिला तो नेगेटिव बोल दिया। ठीक है, लेकिन RH D अगर नहीं है किसी पर, किसी की RBC की मेम्ब्रेन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि RH का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उसकी मेम्ब्रेन पर। बात को समझना ध्यान से। मैंने बोला कि हमने जब किसी का ब्लड ग्रुप बोलते हैं कि किसका पॉजिटिव है या किसका नेगेटिव है, हम एक बात के बेस पर बोलते हैं कि RH का जो एंटीजन D है, ठीक है ना, अगर वो प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कि जी इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर वो एब्सेंट है तो हमने बोला इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव वाले का मतलब ये तो नहीं ना कि RH का कोई भी एंटीजन उसके RBC की सरफेस पर है ही नहीं, ये तो नहीं है। D नहीं है, ठीक है, बाकी और एंटीजन तो प्रेजेंट है ना भाई। काफी सारे एंटीजन है मित्रों, मैंने बताया 61 तक डिस्कवर्ड है, तो उनमें से और तो प्रेजेंट है ना। अगर D नहीं है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो हम केवल D के बेस पर बोल रहे हैं, तो जो RH नेगेटिव होगा या कोई भी ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि RBC की उसकी मेम्ब्रेन पर RH के और एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और एंटीजन उसकी RBC की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, केवल D नहीं होता जिसके बेस पर उसको नेगेटिव बोला गया। ठीक है, लेकिन और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो ये गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है मित्रों? ये गोल्डन ब्लड ग्रुप ऐसा केस है जिसकी RBC की मेम्ब्रेन पर RH का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं है, चाहे कितने भी हों RH एंटीजन्स, उन कितने में से भी कोई भी एंटीजन RBC की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं होता, और उसको बोला जाता है गोल्डन ब्लड ग्रुप, जो रेयर है। और इतना रेयर है मित्रों, इस दुनिया में 50 से भी कम लोग हैं ऐसे ब्लड ग्रुप के, 50 से भी कम। अब लगाइए पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, पूरी दुनिया में ऐसे लोग 50 से भी कम हैं, तो है ना रेयर, रेयर बोलेंगे ना। ठीक है, तो मुझे लगता है ये मामला तो हो गया है क्लियर। चलिए जी, तो आपसे एग्जाम में आ जाए कि रेयर ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? बॉम्बे टाइप है जी, तो बॉम्बे टाइप रेयर है, ठीक है। एक बताया AB नेगेटिव रेयर है, ठीक है, और एक बताया जो मोस्ट रेयर है वो कौन सा है? गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप है कौन सा? जिसकी RBC की मेम्ब्रेन पर RH का कोई भी एंटीजन या कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट ना हो, वैलिड। और ये बात भी माइंड में रखना कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव हम कब बोलते हैं, या किसी के ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव कब बोलते हैं, वो केवल और केवल एक एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर बोला जाता है, और उस एंटीजन को कहते हैं RH D एंटीजन। क्लियर है?
चलिए जी, ये तो हो गया। अब बात करते हैं मित्रों, हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एक बात और की थी। हमने क्या बात की थी? हमने वहाँ बात की थी डोमिनेंस की, कोडोमिनेंस की। हमने मेंडेलियन में देखा जो मेंडेलियन ट्रेट्स थी वो कंप्लीट डोमिनेंट थी, वैलिड। हमने फिर ब्लड ग्रुपिंग की बात की एबीओ की, उसमें हमने देखा वो कोडोमिनेंस को शो कर रहे थे ना, कोडोमिनेंस को। हमने 4 o'clock प्लांट के अंदर देखा, वहां इनकम्प्लीट का मामला था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब यहां देखते हैं यहां कैसा मामला है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव में कैसा मामला है। तो मित्रों याद रखना, जो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव जो है ये डोमिनेंस शो करता है RH नेगेटिव पर। RH पॉजिटिव डोमिनेंस शो करता है RH नेगेटिव पर। कैसे, वो समझिए। वो मित्रों इसलिए करता है, मान लीजिए एक कपल है, मैरिड कपल है, एक का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव और एक का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए एक का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, एक का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो जो उनका बेबी होगा, ठीक है ना, जो बेबी होगा, मतलब बेबी हो या बाबा हो, इस बात से मित्रों कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका जो बच्चा होगा उसके अंदर एक साइड से नेगेटिव वाला मामला आएगा, एक साइड से पॉजिटिव वाला मामला आएगा, दोनों आएंगे। भाई मान लीजिए वन पेरेंट हमने ले लिया, मैं पेरेंट्स लिखता हूं, वन पेरेंट हमने ले लिया पॉजिटिव का और दूसरा पेरेंट हमने ले लिया नेगेटिव वाला। मैं ये भी नहीं लिख रहा कौन मेल है कौन फीमेल है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर मित्रों, इस वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे, वो जेनेटिक्स अलग है, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे, वहां पर मेल फीमेल का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। चलो अभी डिस्कस नहीं करते। एक पेरेंट हमने ले लिया मित्रों पॉजिटिव, दूसरा पेरेंट ले लिया नेगेटिव। अब बच्चे के अंदर एक साइड से तो पॉजिटिव आया और एक तरफ से आया, एक पेरेंट्स की तरफ से आया नेगेटिव, वैलिड, ये आया। अब होगा क्या, मैंने बताया कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर डोमिनेंस शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंट है, कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है RH ब्लड ग्रुपिंग में। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बच्चे का हो जाएगा मित्रों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप वो कोई भी हो, A हो, AB हो, O हो, B हो, कुछ भी हो, वो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव कहलाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव पर कंप्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। यहां तक मामला क्लियर हुआ? मुझे तो लगता है क्लियर हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई भी पेरेंट पॉजिटिव हो, कोई भी पेरेंट नेगेटिव हो, जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, वो मित्रों पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा उसका, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर दोनों ही पेरेंट्स नेगेटिव हो तो भैया ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही पेरेंट्स नेगेटिव हैं तो दोनों ही साइड से नेगेटिव वाला मामला जा रहा है, तो नेगेटिव वाला जा रहा है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही होना है, ठीक है। अगर दोनों का पॉजिटिव है तो दोनों का पॉजिटिव है तो तब भी पॉजिटिव ही होना है, तभी ऑब्वियसली पॉजिटिव होना है, तब ना, तब तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना ही है। और वैसे भी पॉजिटिव होना है, डोमिनेंस के हिसाब से भी देखें, अगर एक पेरेंट भी पॉजिटिव है, एक पेरेंट नेगेटिव है, तब भी पॉजिटिव है, और दोनों हो तब तो है ही है। बात समझ में आई? तो ये है मित्रों। और डोमिनेंस में मैंने बताया था, डोमिनेंस कोई जीन कब डोमिनेंट कहलाता है? जब वो होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करे। मैंने बताया था डोमिनेंट जीन वो है या डोमिनेंट करैक्टर वो है, ठीक है, जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम डोमिनेंट करैक्टर बोलेंगे, और जो जीन है उसको हम डोमिनेंट जीन बोलेंगे। तो यहां पर पॉजिटिवनेस वाला जो है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी कर रहा है, और मान लो दोनों पेरेंट पॉजिटिव होते तब भी करता, मानते हो? दोनों पेरेंट पॉजिटिव होते तो दोनों साइड से पॉजिटिव आता, तब भी पॉजिटिव होता। और अब एक पेरेंट पॉजिटिव है, एक पेरेंट नेगेटिव है, तो अब भी पॉजिटिव है।
ये क्लियर है? मैं तो क्लियर है, ज़्यादा खिंच गया है अब शायद ये, है ना? ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक कंडीशन के बारे में। एक कंडीशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है मित्रों। होता क्या है कई बार कि जो मदर है, मदर वो नेगेटिव ब्लड की है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसका, और जो फादर है, फादर जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। तो होता क्या है कि बेबी जब होना होता है तो जो उनको चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसमें फादर साइड से तो पॉजिटिव पहुंचा और मदर साइड से आया नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिए इससे पहले, अगर मदर नेगेटिव है तो इसके अंदर इसका मतलब RH एंटीजन नहीं है, जिसको हम देखकर बता रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव, डी वाला तो नहीं है, नहीं है ना, बाकी और होंगे। ठीक है। अगर मदर का नेगेटिव है तो इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है। अगर RH एंटीजन नहीं है तो RH एंटीबॉडी ये बनाएगी, इसकी बॉडी RH एंटीबॉडी बनाएगी। जब भी अगर पॉजिटिव का ब्लड इसके कांटेक्ट में आ गया तो इसका इम्यून सिस्टम RH एंटीबॉडी बना देगी ना। अब देखिए क्या है, हुआ क्या जी, बेबी है, ये फादर है, ये मदर है, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, यहाँ से बेबी का जीनोटाइप ये हुआ, एक साइड से पॉजिटिव आया, एक साइड से नेगेटिव आया, तो बेबी का ब्लड ग्रुप हुआ पॉजिटिव। अब इस बेबी की डिलीवरी हुई, मान लीजिए। जब डिलीवरी होती है तो होता क्या है, क्योंकि जब तक ये वॉम में था, जब तक ये मतलब प्रेजेंट था मदर की बॉडी के अंदर, तो ये यूट्रस उसमें प्लेसेंटा से मदर का ब्लड और इस बेबी का ब्लड सेपरेटेड था। समझना बात को। मदर के अंदर जब ये बेबी है, अभी तो मदर के अंदर है, अभी फिलहाल तो मदर के अंदर है, डिलीवरी पे वो तो बाहर आएगा ना। तो देखिए क्या है कि मदर के अंदर है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला बच्चा और मदर का ब्लड है नेगेटिव, लेकिन मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड सेपरेट है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, कोई मिक्सिंग नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए बेबी की हुई डिलीवरी। जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम डिलीवरी के दौरान कुछ ब्लड बच्चे का मदर के ब्लड के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब मिक्सिंग हो जाती है। समझे? ड्यूरिंग डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी तो बेबी का ब्लड, बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जैसे ही मिक्स होगा ब्लड, जैसे ही ड्यूरिंग डिलीवरी जैसे ही ब्लड मिक्स होगा तो होगा क्या? ब्लड मिक्स होगा। जो ब्लड है बेबी का, अगर ये मिक्स होगा तो ये क्या करेगा? मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। मैं यहां लिख सकता हूं कि एक्टिवेट मदर्स इम्यून सिस्टम, एक्टिवेट्स मदर्स इम्यून सिस्टम, मदर्स इम्यून सिस्टम, मदर्स इम्यून सिस्टम को क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। अब जब मदर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तो मदर क्या बनाएगी? मदर बनाएगी RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी बनाएगी। क्यों? क्योंकि मदर का तो नेगेटिव है, तो इम्यून सिस्टम पॉजिटिव को तो एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा, और जब एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा तो मदर की बॉडी RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके इम्यून सिस्टम ने RH एंटीबॉडी बनाई, RH एंटीबॉडी बनाई, प्लस में जो आया ब्लड, जो एंटीजन आया पॉजिटिव, इसके खिलाफ मेमोरी सेल्स भी बनाई। मेमोरी सेल्स बताऊंगा क्या होती हैं मित्रों, हम इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा मेमोरी सेल का क्या रोल है, इफेक्टर सेल्स का क्या रोल है। ठीक है, अभी बात को आप समझिए। हुआ क्या, फादर पॉजिटिव था, मदर नेगेटिव थी, बेबी जो था वो पॉजिटिव ब्लड का है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जब मदर के अंदर है, बेबी इनसाइड है इन द मदर्स बॉडी, तब बेबी का और मदर का ब्लड सेपरेट है प्लेसेंटा के थ्रू। डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी हुई तो ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी का कुछ ब्लड मदर के ब्लड से हो जाएगा मिक्स। अब जैसे ही मिक्स होगा, अब बेबी का तो पॉजिटिव था और मदर का नेगेटिव था, तो मदर की
जो इम्यून सिस्टम है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एंटीजन एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा और क्या कर देगा, मदर के इम्यून सिस्टम को जो बेबी का ब्लड है वो ट्रिगर कर देगा, और ट्रिगर कर देगा तो मदर की बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने के साथ साथ वो मेमोरी सेल्स भी बना लेगी। अब सुनिए, अब ये एंटीबॉडी बच्चे को नुकसान पहुंचाए उससे पहले बच्चे की डिलीवरी हो चुकी होगी। मतलब मित्रों, जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है ना, तो उसके ट्रिगर होने में भी, जब पहली बार ट्रिगर होता, फर्स्ट जब रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स इसको बोलते हैं। बताऊंगा मैं, इम्यूनोलॉजी में पढ़ाऊंगा व्हाट इज प्राइमरी रेस्पॉन्स, व्हाट इज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अभी समझिए फिलहाल, प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में पहली बार आया और पहली बार आने पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, ऑन हुआ और एंटीबॉडी बनाई उसको मारने के लिए, एंटीजन को। तो ये तो है प्राइमरी रेस्पॉन्स। साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी सेल्स भी बना लेता है। मेमोरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो ये याद रखता है कि वो एंटीजन कौन सा था, वो एंटीजन कौन सा था। ठीक है, अब मान लो वो एंटीजन दोबारा आता है हमारी बॉडी में, तो अब हमारी जो सेल्स हैं जो एंटीबॉडी बनाती है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? ऑलरेडी उनके पास मेमोरी है कि पहले कौन सा वाला एंटीजन था, फटाफट से एंटीबॉडी बनाकर उसको फिनिश कर देंगी। मानते हो? इसको बोलते हैं सेकेंड रेस्पॉन्स। चलिए अभी बात को समझिए। ठीक है जी, मदर का, बेबी का और मदर का जो था ब्लड सेपरेट था प्लेसेंटा के थ्रू, डिलीवरी हुई, डिलीवरी के दौरान ब्लड की मिक्सिंग हो गई, ब्लड की मिक्सिंग ने मदर के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दिया और ट्रिगर करने के बाद मदर ने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी, प्लस में मेमोरी सेल्स भी बना ली, और वो एंटीबॉडी बच्चे के ब्लड में जाकर बच्चे के ब्लड को नुकसान पहुंचाती, इससे पहले ही डिलीवरी हो चुकी थी। मतलब जब कंडीशन ऐसी हो तो फर्स्ट डिलीवरी पर कोई भी रिस्क नहीं है, मदर इजीली अपने पहले बेबी को जन्म दे पाएगी बिना किसी नुकसान के। दिक्कत कब आएगी? दिक्कत आएगी तब पहला बेबी हो लिया, ठीक है, पहला बेबी हो लिया जिसने ये सब कुछ करा दिया था मदर के अंदर, और मदर की एंटीबॉडी बन चुकी थी। मदर की एंटीबॉडी बच्चे को नुकसान पहुंचाती, उससे पहले डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से मदर की एंटीबॉडी ने बच्चे के ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसको कोई डिजीज कॉज नहीं की, डिलीवरी सक्सेसफुल रही। अब दूसरी बात क्या होगा, ये लेडी फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब जब फिर से प्रेग्नेंट होती है तो फिर से मामला वही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का, बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर से क्या होगा? पॉजिटिव। अब जब पॉजिटिव होगा, फिर से डिलीवरी जब होगी, डिलीवरी फिर से हो रही है, ड्यूरिंग डिलीवरी जब फिर से डिलीवरी हुई मित्रों, फिर क्या होगा? अब फिर से इसका ब्लड जो है बेबी का ड्यूरिंग डिलीवरी, जो ब्लड है ब्लड की फिर से मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग। अब जब ब्लड की मिक्सिंग होगी मदर के ब्लड के साथ, तो वो फिर से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी। ट्रिगर क्या करेगी? बल्कि मदर की बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ये मेमोरी सेल को एक्टिवेट कर देगी। मेमोरी सेल इसको पहचानते ही, देखते ही, अच्छा तुम हो, कोई बात नहीं, अभी लो, ये धड़ाके से एंटीबॉडी बनाएंगी बड़ी तगड़ी अमाउंट में। ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेंगी, एंटीबॉडी। ये जब एंटीबॉडी बहुत जल्दी बनाएंगी, क्यों? सारी इंफॉर्मेशन है मित्रों। अगर मान लीजिए कोई दुश्मन नया है हमारे लिए, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। हम अपने हथियारों की स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको समझकर, ठीक है। लेकिन वही दुश्मन अगर हम पर दोबारा अटैक करे, तब तो हमें समझने में कोई टाइम नहीं। भाई समझने का जो टाइम था वो तो बच गया, हमें पता है वो क्या करेगा, क्या करता है, तब तो फायर कर देंगे तुरंत, समझ रहे हो ना। तो यही हुआ कि पहली बार में तो टाइम लगा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होने में, एंटीबॉडी बनाने में, और जब तक एंटीबॉडी कोई रिएक्शन करती बेबी के ब्लड पर, तब तक बेबी की डिलीवरी हो चुकी थी। बट सेकंड टाइम में जब मिक्सिंग हुई
तो अब ये एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी ये वाली भी, और जो मेमोरी सेल्स के पास मेमोरी थी ये वाली भी, इस बच्चे के ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएंगी। और जब बच्चे के ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएंगी तो बच्चे को करा देंगी सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस। सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस इस बच्चे को हो जाएगा, दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि इसकी डिलीवरी होने से पहले ही एक्शन कर दिया मदर की एंटीबॉडी ने इस बच्चे पर। और उसका कारण क्या है? कारण इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट टाइम पर मेमोरी सेल्स तैयार हो चुकी थी और मेमोरी सेल्स ने एंटीबॉडी फटाक से बनाई जैसे ही मिक्स हुआ, और ऑलरेडी जो बनी एंटीबॉडी थी वो बच्चे के ब्लड में मिक्स होने का मतलब डिलीवरी जब तक हो नहीं पाई थी कंप्लीट, तब तक ही अटैक कर दिया इन एंटीबॉडी ने बच्चे के ब्लड पर, और बच्चे के को करवा दिया सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो उस कपल का पहला बेबी तो नॉर्मली हो जाएगा, लेकिन दूसरा बेबी रिस्क है। दूसरे बेबी के लिए क्या है? रिस्क। दूसरे के लिए क्या होगा? सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस उस बेबी को हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर एक बात बताइए कि ऐसे चलो हो गया, चलो ये तो वो हैं जिनको बायोलॉजी पता है, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको बायोलॉजी नहीं पता, नहीं जानते और शादी हो जाती है, तो उस केस में क्या वो एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं होता मित्रों। देखिए, हर किसी को थोड़ी बायोलॉजी पता है। ये तो मित्रों अब थोड़ा सा अब आजकल ट्रेंडिंग में क्या आ गया है, अब तो देखते हैं ना, चाहे मतलब लड़के पक्ष से हो चाहे लड़की पक्ष से हो, ब्लड ग्रुपिंग का डिस्कस किया जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। अब तो ये भी मैच करते हैं, लोग करते हैं ना। तो पहले ऐसे थोड़ी होता था, पहले तो शादी हो गई पता ही नहीं है ब्लड ग्रुप। पहले तो लोगों को अपना इवन ब्लड ग्रुप तक नहीं पता होता था। सच बात बता रहा हूँ, ब्लड ग्रुप तक नहीं पता होता था। काफ़ी दिनों तक तो मुझे अपने ब्लड ग्रुप का नहीं पता था। फिर मैं एक दिन किसी को डोनेट करने के लिए गया ब्लड, तब मुझे पता लगा कि मेरा ए बी नेगेटिव, वो बी पॉजिटिव है। तब मुझे पता लगा मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है। तो मित्रों नहीं पता होता, बहुत बंदों को नहीं पता होता कि ब्लड ग्रुप क्या है उनका। मुझे भी नहीं पता था बहुत दिन तक। तो एक बार एक रिलेटिव में किसी को ब्लड डोनेट करना था, तो पहली बार जाना पड़ा। तो जब गया, जब चेक हुआ तो मैंने कहा चलो यहाँ से ये तो पता लगेगा ब्लड ग्रुप क्या है। तो फिर मुझे तब पता लगा कि बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप। चलो फिर ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मित्रों हुआ क्या कि अब क्या वो एक ही बच्चा करेंगे? ऐसा भी नहीं है मित्रों। होता क्या है कि डॉक्टर्स को पता होता है। डॉक्टर्स को तो जैसे लेडी है, जब वो मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उसको तो पता लग जाता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है। तो ड्यूरिंग डिलीवरी, जब सेकंड डिलीवरी होनी होती है, तो मदर को वो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दे देते हैं डॉक्टर्स। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स क्या करती हैं? ताकि जो मदर के अंदर ये तूफान मचा हुआ था ना फर्स्ट टाइम, कि मेमोरी सेल बन के तैयार हो गई, एंटीबॉडी बन के तैयार हो गई, इनको रोकता है कि आप थोड़ा थमें, आप अपनी अभी मयान में रहें, कुछ ना करें। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स मदर को दे दी जाती है। इम्यून सप्रेसिव ड्रग से इम्यून सिस्टम को उसको सप्रेस कर दिया जाता है, मदर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाएगा और बेबी की डिलीवरी नॉर्मली हो जाती है। बट एक दिक्कत और आती है। अब मदर को तो दे दी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स। अब मदर के लिए चांस ये बढ़ गया कि मदर का इम्यून कमजोर पड़ जाएगा। भाई मदर का इम्यून कमजोर भी तो पड़ जाएगा, इसलिए मदर को इम्यून जो सप्रेसिव ड्रग्स के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ताकि अगर उसकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर जाए उस टाइम, तो एंटीबायोटिक्स भी मदर को दी जाती हैं ताकि उसकी बॉडी उससे कोई मतलब हार्म ना हो, कोई पैथोजन से। तो याद रखना ये कंडीशन होती है। ठीक है मित्रों, इस कंडीशन को बोलते क्या है?
जो बेबी को हो रही है सीवियर एनीमिया जॉन्डिस की जो हो रही है, इस कंडीशन को बोला जाता है अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये पूछा जा सकता है आपसे नेट के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में, सुन लीजिए। इस कंडीशन को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अराइथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इस कंडीशन को बोलते हैं। जो बच्चे को सीवियर एनीमिया सीवियर जॉन्डिस जो हुआ है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो अराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो इसके लिए मदर को इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम इतना फास्टली रिस्पॉन्स ना करे और इजीली बच्चे की डिलीवरी हो जाए नॉर्मली। साथ साथ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के साथ साथ मदर को कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं, ठीक है, उसके अपने डिफेंस के लिए। तो ठीक है मित्रों, आरएच का मामला तो हो गया, आरएच में हमने सारी चीजें देख ली। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा हम एमएन ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एमएन ब्लड ग्रुपिंग ये भी एक तरह का एंटीजन है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। अब आ जाओ जी एमएन ब्लड ग्रुपिंग। एमएन ब्लड ग्रुपिंग तो मित्रों एमएन ब्लड ग्रुपिंग का देखें हम, इसका मामला भी कोडोमिनेंस का है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ये एंटीजन भी मिलते हैं, एमएन एंटीजन, ठीक है ना। तो ठीक है, इसमें होता क्या है मित्रों, कोडोमिनेंस को समझना है। इसमें हमें केवल बाकी सारी चीजें तो मेरी समझ में आ ही गई है कि एंटीजन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमें समझना ये है कब किस कंडीशन में क्या ब्लड ग्रुप होगा। हम मित्रों एक पेरेंट ले लेते हैं, मान लीजिए एक पेरेंट हमने ले लिया, ये इसके अलील हो गए, डिप्लॉयड है, बंदा डिप्लॉयड है तो 2 अलील लेने हैं मित्रों, किसी भी चीज के 2 अलील लोगे आप, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल में 2 बेसिक सेट हैं क्रोमोसोम्स के पेयर्स के जो भी हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम पेयर्स में है 2 बेसिक सेट हैं और 2 अलील लेने हैं। दूसरा पेरेंट हो गया, इसके अंदर एन ब्लड एन वाला है, एल से डिनोट करते हैं, एम एम और एन एन, ये एल एलील के लिए हमने लगा दिया। अब होगा क्या मित्रों, एमएन ब्लड ग्रुपिंग में यहां से गैमीट बनेगा, ये यहां से गैमीट बना, ये ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड नहीं, जो पहला बेबी होगा उसके अंदर एम भी आया एन भी आया। तो अब बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, इसका ब्लड ग्रुप हुआ एम एन ब्लड ग्रुप। इसका ब्लड ग्रुप क्या था पेरेंट का, एम ब्लड ग्रुप। इसका क्या था, एन ब्लड ग्रुप। दोनों अलील आए तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, एम एन ब्लड ग्रुप। ये एम एन टाइप ब्लड ग्रुपिंग है, तो एम एन ब्लड ग्रुपिंग बेबी का हो गया। अब हमने क्या देखा यहाँ, हमने देखा यहाँ कुछ कुछ मामला वैसा ही है, कुछ क्यों बल्कि ज्यादातर मामला वैसा ही है जैसा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर था। जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग थी, जो एबीओ टाइप थी, उसमें भी मामला कोडोमिनेंस का ही था कि अगर 2 एंटीजन एक साथ हैं तो दोनों एंटीजन अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोला हमने कोडोमिनेंस। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है मित्रों, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है आई थिंक दैट इज बस सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो, हो चुका है। बाकी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो मित्रों वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखें, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं कि सर कमेंट बॉक्स में हम लिखेंगे कभी सर परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। आप मेरे से जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उतना अच्छा लगता है,
ठीक है ना। और मित्रों कभी भी मैं एक चीज सोचता हूं हमेशा, देखो जी बात क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आप पूछा, आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो दो बातें होंगी, या तो मेरे पे क्वेश्चन आता है तो मैं जवाब दूंगा, और अगर नहीं आता तो मैं उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं से सर्च करूंगा, उसका आंसर, उसको पढ़ूंगा, उसको खुद सीखूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा। मानते हो? तो इसमें बुरे मानने वाली बात, या मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, या मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपकी क्वेरीज से, स्टूडेंट की क्वेरीज से, स्टूडेंट के क्वेश्चंस से एक टीचर को भी सीखने को काफी कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमसे आप बहुत कुछ सीखते हो, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ हम भी आप लोगों से सीखते हैं, समझ रहे हो ना कैसे सीखते हैं। ये नहीं कि आप हमें पढ़ाते हो तो सीखते, नहीं, आपसे हम कैसे सीखते हैं, आपसे हम इस तरीके से सीखते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चन आपने किया, और बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। और मित्रों सारे के सारे क्वेश्चन वैलिड हैं, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन ये अनाप शनाप का क्वेश्चन पूछ लिया कि आम के पेड़ पर आम क्यों लग रहा है, नीम के पेड़ पर नींबू के पेड़ पर नींबू क्यों लग रहा है, सेब के पेड़ पर सेब क्यों लग रहा है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? ऐसा नहीं है मित्रों। मैंने बताया ना मेंडेलियन में कि ऐसा क्यों हुआ, वो मेंडल साहब ने बताया कि जो जैसा है उसका बच्चा भी वैसा ही होगा। उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, उसके पीछे की कहानी क्या थी। तो क्वेश्चन सारे वैलिड होते हैं, कोई क्वेश्चन इनवैलिड नहीं होता, ठीक है। ठीक है, वो एक अलग बात है, अगर मेरे को आता है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, नहीं आता तो मुझे भी सीखने को मिलेगा, मैं भी सीखूंगा इस बहाने और आपको फिर सिखाऊंगा, ठीक है। तो मित्रों बिल्कुल ना हिचकिचाएं, आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी स्टडी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर दें, ठीक है मित्रों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके मित्रों, बाय।